जी हाँ, नमस्कार। शुभ सायं। स्वागत है आप सभी का संस्कृत बाय सागर सर इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको बताया था कि सीटेट के लिए एक स्पेशल वीडियो आएगा संस्कृत शिक्षण पर विशेष रूप से, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात करें संस्कृत शिक्षण की, तो संस्कृत शिक्षण के इस वीडियो में मैंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है जो हर बार रिपीट होते हैं, इस प्रकार के प्रश्न, ठीक है ना। तो इन प्रश्नों को बार बार आप अभ्यास कीजिएगा, यहाँ से बहुत आइडिया मिलेगा। और ये प्रश्नों में मैं ये होने के लिए तो 10 प्रश्न हैं, लेकिन इन 10 प्रश्नों में मैं आपको 30 या 40 प्रश्नों के बराबर कंटेंट देने का काम कर रहा हूँ इसमें। और बहुत संक्षेप में अभी चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा बड़ा भी वीडियो नहीं बनेगा इसमें। देखिएगा आप लोग, जैसा कि देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ आपको। कहा कि लेखन विषय कहा व्यतिक्रमः कथ्यते। कहा कि लेखन विषयक विकार को कहते हैं। व्यतिक्रम का मतलब होता है, देखिएगा, विपरीत क्रम को। व्यतिक्रम का मतलब होता है विपरीत क्रम, ठीक है ना। विपरीत क्रम को हम क्या कहते हैं? व्यतिक्रम कहते हैं। तो ये जो लेखन विषयक जो व्यतिक्रम है, इसको हम क्या कहेंगे? डिस्ग्राफिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। या फिर लेखन संबंधी विकार को हम क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। और ये जो डिस्लेक्सिया है, ये पठन संबंधी विकार होता है। ध्यान रखिएगा, डिस्लेक्सिया पठन संबंधी विकार होता है। और डिस्फोरिया एक प्रकार का ये जो असंतोष की भावना, यानी असंतोष या बेचैनी की स्थिति को दर्शाता है, हर चीज़ से असंतोष रहना। और डिसकैलकुलिया का मतलब होता है कि गणित संबंधी विकार होता है। ध्यान रखिएगा, क्या? गणित संबंधी विकार को हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। कहा कि भाषायाः कौशलचतुष्टयम् अतिरिक्त अधोलिखितेषु अपरम कौशलम किमस्ति। यानी भाषा के 4 कौशल जो कि सुबोपली के नाम से हम जानते हैं। किससे? सुबोपली के नाम से जानते हैं। सु से तात्पर्य यहाँ पर श्रवण, बो से तात्पर्य भाषण, प से तात्पर्य पठन, और ली से तात्पर्य यहाँ पर लेखन, है ना। तो ये एक स्वाभाविक क्रम है, सुबोपली याद करिएगा, ठीक है। तो सभी कौशलों का आधार श्रवण कौशल होता है। और यानी इसमें ध्यान रखिएगा, सभी कौशलों का आधार अक्सर पूछ लेता है, तो श्रवण कौशल को सभी कौशलों का आधार मानते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सवाल ये नहीं पूछ रहा है कि, कहा कि इन भाषा कौशलों के अतिरिक्त जो 5वां कौशल है, अपर कौशल कौन सा है, आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम चिंतन कौशल को अपर कौशल के तौर पर देखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न हर बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये प्रश्न 2-3 बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, ये भी बहुभाषिकता को लेकर के बहुत सवाल पूछता है। कहा कि बहुभाषिकता भाषा अधिगमे एकम महत्वपूर्णम संसाधनम। भाषा अधिगमन करने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। और भाषा अधिगमे भाषा सीखने में समस्या सृजन करता है। समस्या सृष्टि करोति, यानी समस्या सृष्टि करता है, यानी समस्या को उत्पादन करता है या फिर समस्या को दर्शाता है। भाषा शिक्षण एका बाधा, भाषा शिक्षण में एक बाधा है। और भाषा संसाधनानां कृते प्रमादकारी, यानी भाषा संसाधनों के दृष्टि से यह प्रमादकारी होता है, यानी आलस्य को पैदा करने वाला होता है करके यहाँ पर कहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बहुभाषिकता की बात करें तो बहुभाषिकता का मतलब होता है कि देखिएगा, बहुत सारी एक से अधिक भाषाओं का मतलब प्रयोग होना। जो व्यक्ति एक से अधिक भाषाओं को जानता है, या फिर देखिएगा 2 भाषाओं को जानने वाले को हम द्विभाषी कहते हैं। तो 2 से अधिक भाषाओं को जो जानता है उसको हम बहुभाषी कहते हैं। तो देखिएगा, आजकल के परिप्रेक्ष्य में ना शिक्षण पद्धति में जो बच्चे होते हैं, क्लास में आने वाले बच्चे अलग अलग परिवेश से आते हैं। कोई सपोज समझ लीजिएगा, कोई गोवा से है, कोई कर्नाटक से है, कोई तमिल से है, कोई पंजाब से है। तो ऐसे में देखिएगा, जो कक्षा होती है ना, वो बहुभाषिकता युक्त कक्षा होती है। तो ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को, एक शिक्षक को ध्यान में ये रखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को विशेष रूप से ध्यान रखा जाए।
ठीक है, उसके अस्मिता को मतलब ठेस न पहुँचे, ठीक है। तो यानी उसके भाषा को तिरस्कार नहीं करना होता है, बल्कि किसी भी भाषा को सिखाने में जो उसकी मातृभाषा होती है ना, वो उसको एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, ये एनसीएफ कहता है। और आज का शिक्षण पद्धति भी इस पर आधारित है। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिएगा, भाषा शिक्षणे व्याकरण शिक्षण से प्रमुखम कार्यम। भाषा शिक्षण में व्याकरण शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? समाज की स्थापना करना, अर्थ का विश्लेषण करना, भाषा का विश्लेषण करना, ज्ञान का संरक्षण करना। देखिएगा, जो व्याकरण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है, देखिएगा व्याकरण शुद्ध रूपों को दर्शाता है और अशुद्ध एवं अप्रचलित रूपों को हटाने का काम करता है, यानी उसको एक व्यवस्थित करने का काम करता है, उसको शुद्धता प्रदान करने का काम व्याकरण शास्त्र करता है। ठीक है, तो व्याकरण के द्वारा हम भाषा का विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, अर्थ का विश्लेषण नहीं होगा, अर्थ तो एक इकाई भर है ना। ठीक है, तो जैसे देखिएगा वर्ण है, शब्द है, वाक्य है, इसके बाद अर्थ है, ये कम से कम ये भाषा के इकाई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समग्र रूप से भाषा का विश्लेषण करने का काम करता है यहाँ पर व्याकरण, ध्यान रखिएगा। तो सी इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट होता रहता है। भाषा अर्जन सामर्थ्यम नाम, यानी भाषा अर्जन सामर्थ्य व्याकरणस्य विश्लेषणम बोधार्थम एका व्यवस्थिता पद्धति, यानी व्याकरण के विश्लेषण के लिए निर्मित एक व्यवस्थित एक पद्धति है, या फिर मानवगत सहज प्रतिभायाः, मानव में विद्यमान सहज प्रतिभा के कारण से भाषा अध्ययन की एक प्रक्रिया है, या फिर केवल आवश्यक शब्दावल्याः प्रयोगः, केवल आवश्यक शब्दावली के प्रयोग को ही दर्शाता है, या फिर तादृशस्य वातावरणस्य निर्माणम यस्मिन् बालकाः मातृभाषाध्ययनं कुर्युः, यानी उस प्रकार के वातावरण को निर्माण करना जिसमें बालक मातृभाषा का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिएगा, मानवगत सहज प्रतिभायाः कारणेन, मानवगत सहज प्रतिभा के कारण से परिवार, समाज, क्रीड़ांगण, खेल का मैदान, ठीक है, पड़ोसी को झांकने का ही काम करते हो, या मतलब पड़ोसी से कुछ मतलब सीखने का भी काम करते हो। कभी कभी पड़ोसी ना, आपके आसपास में रहने वाला पड़ोसी ना बहुत चीज़ों का ज्ञाता होता है, तो इसलिए संपर्क हमेशा बनाए रखना चाहिए। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, तो इस प्रकार की एक पद्धति को हम क्या कहते हैं, भाषा अर्जन कहते हैं। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर बी माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर वातावरण निर्माण की बात कर रहा है। जब आप वातावरण निर्माण करके भाषा को सीखते हैं तो उसको हम भाषा अधिगम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में ये जो ऑप्शन है आपको डी सही लग रहा होगा, लेकिन डी यहाँ पर गलत माना जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहा कि निम्नलिखितेषु का वा पद्धति शिक्षण पद्धति ही उच्यते। कहा कि यानी संस्कृत शिक्षण के सिद्धांतों में कौन सा ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसको हम पद्धति के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकते। तो कहा कि चयन पद्धति ही, यानी सिलेक्शन मेथड इसको कहेंगे। कि देखिएगा, चयन पद्धति में जब हम कोई पाठ पढ़ाते हैं, जैसे दीपावली हमको पढ़ाना है, दीपावली का पाठ जो है दीपावली के अवसर ही पढ़ाया जाए। जैसे गणतंत्र दिवस का पाठ है तो गणतंत्र दिवस के आसपास ही उसको पढ़ाया जाए। ऐसे ही वर्षा ऋतु से संबंधित पाठ है तो जून जुलाई के मतलब अवसर पर ही साक्षात बच्चों को अनुभूति दिलाते हुए उस पाठ को पढ़ाया जाए। ये चयन पद्धति कहता है। ये संस्कृत शिक्षण में नहीं बल्कि सभी प्रकार के शिक्षणों में इसकी आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से रुचि पद्धति की बात करें तो रुचि भी सभी प्रकार के शिक्षण में आवश्यकता होगी। जिस विषय में आपकी जितनी रुचि होगी, किसी भी विषय के प्रति आपकी जितनी रुचि होगी उतनी ही मतलब आप उस चीज़ को बहुत अच्छा कर पाते हैं। ठीक है, उस चीज़ में बहुत अच्छा कर पाते हैं। और प्रेरणा पद्धति, मोटिवेशनल मेथड जिसको कहते हैं, कि ये भी देखिएगा, बच्चों को कक्षा में अध्यापन के दौरान मोटिवेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, यानी उनको प्रेरणा देना बहुत आवश्यक होता है। प्रेरणा के बिना छात्र कई बार अपने आप में मतलब थोड़ा सा मतलब क्या होता है,
कमज़ोर समझने लगता है। तो इसलिए हमेशा मतलब हमें प्रेरणा देते रहना चाहिए बच्चों को, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्तम सर्वम अपि, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिएगा, अधोलिखितेषु किम ग्रहणात्मक कौशलम अस्ति, कहा कि दिए गए में से कौन सा ग्रहणात्मक कौशल है, आपसे पूछ रहा है। तो ग्रहणात्मक कौशल का मतलब होता है जिन कौशलों से हम, ठीक है, किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं। जैसे देखिएगा, कौशलों की बात करें तो कौशलों को हम दो प्रकार से विभक्त करते हैं, एक तो अभिव्यक्तात्मक कौशल के रूप में, दूसरा है ग्रहणात्मक कौशल के रूप में। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो ये जो ग्रहणात्मक कौशल होते हैं, श्रवण और इसमें हम श्रवण और पठन को हम रखते हैं। ध्यान रखिएगा, श्रवण और पठन को हम ग्रहणात्मक कौशल के तौर पर रखते हैं। कारण कि देखिएगा, हम कानों से सुनकर ही किसी के भावों को जानते हैं और पढ़ कर के ही हम ज्ञान को अर्जन करते हैं। तो इसलिए देखिएगा, ये इन दोनों कौशलों से हम कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। पठन कौशल से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, श्रवण कौशल से किसी के विचारों को प्राप्त कर रहे हैं, विचारों को अपने आप मतलब ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों कौशलों को इसलिए ग्रहणात्मक कौशल कहते हैं। और अभिव्यक्तात्मक कौशल को ही हम उत्पाद भी कहते हैं, उत्पादात्मक कौशल के तौर पर भी जानते हैं। ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत हम किस किस को रखते हैं, देखिएगा, भाषण और लेखन को हम रखते हैं इसमें, ठीक है, भाषण और लेखन को हम रखते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रहणात्मक कौशल आपसे पूछा है। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। कहा कि वाइगोत्स्की महोदयानुसारम भाषायाः अधिगमार्थम सर्वतो महत्वपूर्ण घटकम, कहा कि वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार भाषा को सीखने में सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक भाव विनिमय जो है इसको बहुत अधिक महत्व देते हैं वाइगोत्स्की, ध्यान रखिएगा। वहीं पर सामाजिक अंतःक्रिया को, ठीक है, अंतःक्रिया के माध्यम से भाषा सीखते हैं, ये वाइगोत्स्की का ही कथन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ें, और ठीक है, कुछ चीज़ें आपको ये सिद्धांत पर आधारित होने के कारण से सिद्धांत को तैयार करना होगा। और जब मैंने आपको पढ़ाया था तो सिद्धांत आपको बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आप उसको रिवीजन करते हैं तो इस प्रकार के प्रश्नों में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल के अंतर्गत माना जाता है। व्यापकम वाचनम अधोलिखितेषु केन संबद्धम नास्ति, यानी व्यापक पठन दिए गए में से किसके साथ संबंध नहीं रखता है। एतेन पठनस्य अधिकम आनंदः लभ्यते, इस पठन से हमें बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। एतेन सूक्ष्म विषयाणाम पठनम भवति येन गभीरः बोधः होती, इसके द्वारा सूक्ष्म विषयों का बोध होता है, जिससे गभीर बोध होता है, यानी बहुत गहनात्मक अध्ययन करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, गहन बोध होगा। और एतेन भाषा अधिगमस्य वृद्धि होती, इसके द्वारा भाषा अधिगम की वृद्धि होती है, यानी भाषा सीखने में तीव्रता मतलब आती है। एतत् पाठस्य सामान्य बोधार्थमस्ति, यह पाठ के सामान्य बोध के लिए है, आपसे सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जो व्यापक वाचन है ना, ये एक कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट में देखिएगा, हम आनंद के लिए पढ़ते हैं। जैसे आनंद के लिए किन चीज़ों को पढ़ते हैं, मैगजीन को पढ़ते हैं, और मतलब जैसे हॉलीवुड की कहानी को, मतलब जैसे मतलब सलमान खान ने क्या किया, शाहरुख खान ने क्या किया, कटरीना की विक्की कौशल से शादी तो हुई, मतलब किस प्रकार से प्रपोज किया, हम ऐसे चीज़ों की भी कई बार पढ़ लेते हैं, वो आनंद के लिए पढ़ते हैं। तो ये जो व्यापक पठन है, व्यापक पठन में हम इसी प्रकार के कंटेंट को पढ़ते हैं, तो इसलिए ये आनंद के मतलब अनुभूति कराता है। इसी प्रकार से इससे देखिएगा, जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो वहाँ पर भाषा की अभिव्यक्ति होगी, तो वहाँ जो दिए गए शब्दावली होगी, वो शब्दावली हमें ऑटोमेटिकली प्रवेश करने लगते हैं। ऐसे आनंद के लिए जब हम पढ़ते हैं तो एतस्य पाठस्य सामान्य बोधार्थम अस्ति, एतत् पाठस्य सामान्य बोधार्थम अस्ति, और इसको देखिएगा, इसको हमें तैयार करके कहीं जाकर के पेपर देना नहीं है हमको, है ना।
तो इसलिए ये जो चीज़ें होती है ना, ये सामान्य अवबोध के लिए होता है। तो ये जो एतेन सूक्ष्म विषयाणां पठनम भवति येन गभीरः बोधः भवति, ये जो पठन होता है इसको गभीर पठन के अंतर्गत शामिल करते हैं। ध्यान रखिएगा, गभीर पठन का विषय होता है, तो इसलिए इसको नोट करिएगा। बी यहाँ पर इससे संबंधित नहीं है, तो आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। प्रश्न ध्यान रखिएगा, आपके मन में पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ नास्ति दिया हुआ है, नहीं है आपसे पूछा है, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये सूक्ष्म विषय से संबंधित नहीं है। सूक्ष्म विषय से संबंधित जो पठन है उसको आप गहन पठन कहते हैं, गहन पठन कहते हैं, जिसको हम संस्कृत में गभीर पठनम कहते हैं। इसको नोट करिएगा, ठीक है ना। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, व्याकरण बोधनस्य श्रेष्ठम विधानम, व्याकरण को पढ़ाने के लिए श्रेष्ठ विधान क्या है, आपसे पूछ रहा है। यानी व्याकरण पढ़ाने के लिए श्रेष्ठ तरीका क्या हो सकता है, इसका मतलब होता है, विधान का मतलब कार्य भी होता है। व्याकरण पढ़ाने का श्रेष्ठ कार्य क्या हो सकता है। सूत्राणां कंठस्थीकरणाय छात्राणां प्रेरणम, सूत्रों को कंठस्थीकरण करने के लिए छात्रों को प्रेरणा देना। उदाहरण द्वारा व्याकरण नियमानां वैयक्तिकीकरणम, यानी उदाहरणों के माध्यम से व्याकरण नियमों को वैयक्तिकरण करना, प्रत्येक छात्रों तक पहुंचाना। और शब्द रूप सारिणी नाम मुखतः उपयोगेन रचना नाम अभ्यासः, यानी शब्द रूप सारणियों का मुख के उपयोग से रचनात्मक अभ्यास कराना या फिर दत्त नियम के अनुसार अभ्यास कराना। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा, यहाँ एक सवाल और आपको पूछ सकता है कि देखिएगा, संस्कृत व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है, अगर आपसे पूछता है तो आगमन और निगमन ठीक है, आगमन और निगमन पद्धति को सर्वश्रेष्ठ पद्धति माना जाता है। आगमन और निगमन पद्धति को हम सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानते हैं। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को विशेष रूप से आप लोग इसको नोट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो संस्कृत बाय सागर सर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक को क्लिक कर दीजिएगा। कई लोग बता रहे हैं कि सर टेलीग्राम नहीं मिल रहा है आपका, ठीक है, तो उसको आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, ठीक है। तो फिर बाकी प्रश्नों पर फिर से कल चर्चा कर लेंगे आप लोगों से, ठीक है। और कोई समस्या अगर आपको हो, कोई टॉपिक अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं सबसे पहले आपको उसी टॉपिक पर कुछ ना कुछ प्रोवाइड करने का काम करूँगा, ठीक है। किसी टॉपिक पे बताइएगा, कोई भी टॉपिक हो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद आप सबका। स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। ठंड का मौसम है, थोड़ा सा बच के रहिएगा, ठीक है। एक बार ठंड घुस गई तो बहुत दिक्कत होती है, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।